हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, 150 डेज आर रिमेनिंग फॉर जेई जनवरी अटेम्प्ट। तो यस, डेफिनेटली अब से लेके आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी आप सीरियस नहीं हुए तो डेफिनेटली आपको आगे चल के हो सकता है कि रिग्रेट करना पड़े, क्योंकि जनवरी में अगर 99 परसेंटाइल नहीं आती है तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि एडवांस के लिए हमारे जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम तो हो जाते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। अभी भी अगर कोई बच्चा सीरियस नहीं हो रहा है ना, तो हो सकता है उसको आगे चल के कम बैक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना पहाड़ जितना सिलेबस है उसको कम ड्यूरेशन में मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल आपको पता है कि जेई मेंस भी ऐसा हो गया है कि थोड़ा रैंडम हो गया है, कहीं से भी वेटेज बढ़ जाएगा, कहीं से भी डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलना है, जिसमें मुझे लगता है कि यार ये जो ड्यूरेशन अपना बचा हुआ है ये सफिशिएंट है। इसमें आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर भी हो जाएगी, रेगुलर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो बस आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, और इसीलिए ये वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ जहाँ पे हम एक एक चीज़ को ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। सिलेबस कैसे करना है, पीवाईक्यू कितने करने हैं, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कब देने हैं, पीवाईक्यू कितने साल के करने हैं, तो एक एक चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। बस आप पेन पेपर निकाल लो, जो भी हम बातें करेंगे ना उसको अच्छे से अगर आपने फॉलो कर लिया तो आई कैन गारंटी कि यार आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। बट आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। बहुत हार्डली 1% बच्चा होता है जो बहुत अच्छे से चीज़ों को फॉलो कर पाता है, बाकी लोग पता नहीं मतलब क्या करते रहते हैं। ठीक है, बट हाँ, आपको एक्सट्रीमली सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी ये जो समय चल रहा है ना वो निकल गया तो फिर मतलब पूरा जेई एडवांस के लिए भी आपको आगे चल के हो सकता है कि रिग्रेट करना पड़े। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मेन मुद्दे की बात करते हैं। कंपटीशन देखा जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले 14 लाख बच्चे देते थे, अब 15 लाख हो गए, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में और भी ये जो कंपटीशन है ये बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट आजकल तो नीट वाले बच्चे भी, ऑलमोस्ट सारे नीट वाले बच्चे भी अब जेई देने लग गए हैं। 2 सब्जेक्ट के दम पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यार जेई एस्पिरेंट्स को और थोड़ा सा यहाँ पे दम लगाना पड़ेगा, एंड कॉम्पिटिशन तो रहेगा ही, राइट। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे कंपटीशन तो रहता ही है। आपको बस थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहिए, सो दैट यू कैन आउट बीट दैट कॉम्पिटिशन, और कहीं ना कहीं हमें अपना रास्ता आगे निकालना पड़ेगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, है ना। एडवांस के कट ऑफ की बात करी जाए, क्योंकि जनवरी में एक मेजर जो टारगेट होता है ना वो ये होता है कि सर एटलीस्ट हम एडवांस के लिए ना एलिजिबल हो जाए। अगर हम एडवांस के लिए एलिजिबल ही नहीं हुए तो ज़बरदस्ती मुझे अप्रैल वाले अटेम्प्ट पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो कट ऑफ क्या रहता है, तो ये लास्ट 2 साल का कट ऑफ है। आप लगभग देख लो, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 93 परसेंटाइल के आसपास आपका कट ऑफ जाता है। मतलब मिनिमम इतना तो आपको लेके आना ही पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं लेके आ पा रहे हो, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। ये एकदम फैक्ट है, सच्चाई है। अगर कोई 93 से भी कम जाता है जनरल कैटेगरी में, दैट मीन्स ही इज़ नॉट सिटिंग फॉर जेई एडवांस। ठीक है, आपको फिर अप्रैल में ट्राई करना पड़ेगा, और अप्रैल के बाद तो एक ही महीना होता है, तो उसमें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। और सिमिलरली बाकी कैटेगरीज के लिए भी मैंने डाल दिया है, तो एक रफ आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 परसेंटाइल के आसपास रहता है ये कट ऑफ। ओबीसी के लिए 79 है। एससी एसटी का भी आप सिमिलरली यहाँ से देख सकते हो। तो अपनी अपनी जो भी टारगेट परसेंटाइल है उसको आप कॉमेंट करो, है ना। एक टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल आपको ज़्यादा पता है, मुझे कम पता है, राइट। तो मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से व्हाट इज़ माय टारगेट कि जनवरी में मुझे कितना लाना चाहिए, सो दैट हम एडवांस के लिए एलिजिबल भी हो जाए, और थोड़ा बहुत जो भी अगर कमी रह जाएगी तो उसको अप्रैल में इंप्रूव भी कर लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो एकदम 99.99 लेके आ जाऊंगा और अभी मॉक टेस्ट में 100 नंबर भी नहीं आ रहे। तो भाई थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक बन के सोचना पड़ेगा, राइट। अच्छा, मार्क्स की बात करते हैं, क्योंकि ये टेंशन बहुत रहती है कि सर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे सो दैट हमारी यहाँ पे 99 परसेंटाइल आ जाए। तो ये जेई मेन जनवरी का डेटा है, 2025 का ये डेटा है। अगर मान लो कि आपका पेपर आसान आता है ना, आसान पेपर में 195 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ता है। ऑब्वियसली एवरेज मार्क्स है, थोड़ा बहुत +-5 आपका इसमें जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई अगले साल इसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। बट हाँ, आसान पेपर में 195, अगर मीडियम पेपर है तो 180 के आसपास आप मान लो, और अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया तो आपको 150-160 के आसपास स्कोर करना पड़ता है टू गेट 99 परसेंटाइल। सिमिलरली 98 परसेंटाइल भी बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि सर थोड़ा सा सेफ हो जाता है जनवरी में, उसके बाद हो सकता है 1-2 परसेंटाइल बाद में और बढ़ा लेंगे। तो 97-98 के आसपास अगर आपका टारगेट है तो दिस गोज टू 170 अगर इजी पेपर आ गया तो।
सिमिलरली 160 है यहाँ पे और सिमिलरली 131 है यहाँ पे। और एकदम अगर आप कट ऑफ लेवल की बात करो, जैसे कट ऑफ जाता है 93 परसेंटाइल के आसपास जाता है, तो कट ऑफ जस्ट क्वालिफाई करना तो एटलीस्ट आपको इजी पेपर में, इजी मत देखा करो, टफ भी मत देखा करो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मॉडरेट लेवल का पेपर ही आता है। तो हम तो एवरेज आउट अगर करेंगे तो आपको ये वाला जो कॉलम है ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। 99 परसेंटाइल के लिए आपको टारगेट करना चाहिए एटलीस्ट 180 टू 190 मार्क्स। अगर 180 190 मार्क्स अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं ना, दैट मीन्स आप सही जा रहे हो। लेकिन हर एक मॉक टेस्ट में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में आ रहा है, दूसरे में फिर 60 ही आ रहा है, फिर 180 आ गया। तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली आपको इतने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे इन योर मॉक्स, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। तो अभी से लेके रफली आपके पास 5 महीने का समय है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, जिसमें आपको नवंबर एंड तक तो मुझे लगता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अभी आपके पास जो भी रिमेनिंग टाइम है उसको आप लगा दो एकदम अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि जहाँ पे भी आप कोचिंग में जा रहे हो, आप ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हो, तो अभी कहीं ना कहीं आपका सिलेबस चल रहा होगा जिसमें कुछ चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, बैकलॉग हो गया तो अलग बात है, बैकलॉग के ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। बट आपको सेफ साइड पे नवंबर एंड तक कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो वाइंड अप हो जाए और एक बार आपने सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। दिसंबर और जैन का जो जैन में, क्योंकि पूरा जनवरी तो मिलेगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 24 जनवरी के आसपास आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो 20 दिन मिलेंगे रफली, है ना। तो दिसंबर मान लो और जनवरी के 20 दिन मान लो, जो कि आप यूटिलाइज करोगे फॉर गिविंग मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये तो आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए बचा के रखना है। अभी आपका ये जो टाइम चल रहा है उसमें आपको करना है सिलेबस कंप्लीशन। और सिलेबस कंप्लीशन की जब भी हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक तो भगा देते हैं, एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो एकदम रश कर देते हैं और फटाफट 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 सारा खत्म कर देते हैं, आता कुछ नहीं है ठीक है। तो ये भी नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कि हम पीएचडी करने बैठ गए कि भाई एक एक चीज़ को एकदम एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हो और पता चला कि उतना टाइम ही नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं यार आपको टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं, है ना। अगस्त ऑलरेडी चल ही रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो आप सिलेबस खत्म करोगे। मान लो मिड दिसंबर तक भी अगर आपने खत्म कर लिया तो भी रफली आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड में भाई अच्छे खासे टेस्ट भी तो देने पड़ेंगे, टेस्ट देंगे तभी तो पता चलेगा कि कमियां कहाँ पे है, राइट। तो वो समय अपने को बचा के रखना पड़ेगा, और रिवीजन के लिए भी तो बचा के रखना है भाई। सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ ली वो क्या ये एंड में सब याद होगा, तो उसको दोबारा एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, उसको और शार्पन अप करना पड़ेगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसमें जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, जैसे मान लो कि कुछ कुछ चैप्टर्स तो होंगे ना जो अभी तक आपने पढ़ लिए हैं, तो उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। जैसे हो सकता है कि आपका कोई कोचिंग का टेस्ट आ रहा है, एक बार दोबारा पढ़ लिया। और अगर आपको बेसिकली सारा का सारा चैप्टर कवर करना है और शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर करना है, तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि जो जेई ब्रीफ की सीरीज़ है उसमें सारे के सारे वन शॉट्स है और डिटेल्ड वन शॉट है। ऐसा नहीं कि बस काम खत्म कर दिया है, राइट। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है विद सो मेनी सॉल्ड एग्जाम्पल्स। बीच बीच में हम PYQs भी करते हैं, है ना। तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो जो चैप्टर्स आपने खत्म कर रखे हैं उसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज दिस। और अगर किसी बच्चे का बैकलॉग हो गया है, मान लो 1-2 चैप्टर छूट गए हैं, तो भी आप डायरेक्टली यहाँ से वन शॉट देख के अपना जो चैप्टर है उसको कवर अप करो और साथ में कुछ PYQ लगा लो। जैसे मान लो 100 PYQ आपने लगा लिए, तो चैप्टर का लेक्चर देख लो, लेक्चर देखने के बाद आप PYQ सॉल्व कर लो। इतना भी अगर आपने कर लिया ना, तो भी आपका मोटा मोटा जो चैप्टर है वो कवर अप हो जाएगा, और बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा ना। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि यार वन शॉट में हम एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम दुनिया भर की बकवास कर रहे हैं, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है उस पर बात कर रहे कि भाई अलग ही मैथमेटिशियन बन रहे, नहीं। तो वो भी नहीं होता है, राइट। और ये भी नहीं होता है कि यार एकदम आराम आराम से सारी चीज़ें आराम से भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं लिमिटेड टाइम है, राइट। तो लिमिटेड टाइम में ही सब कुछ खत्म करना है, तो ऑब्वियसली टाइम का लिमिटेशन भी है और बहुत ज़्यादा PhD भी हम इसमें नहीं कर सकते, राइट। तो जो भी लेक्चर्स है एकदम टू द पॉइंट है, आपको काम काम की सारी बातें इसमें मिल जाएगी। और जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे टॉपिक्स भी हमने टच करे हुए, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ा होगा, राइट। तो डेफिनेटली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सारे वन शॉट्स ऑलरेडी चैनल पे है, और इसके PDF नोट्स नहीं तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में बैच है, उस बैच में आप जाओगे, वोरा क्लासेस की ऐप पे हमने एक बैच क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लाइन से सारे के सारे PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप इसको डेफिनेटली अच्छे से PDF से भी पढ़ सकते हो,
जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि यार ये वाला टॉपिक है जो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है या ये अपनी कोचिंग में नहीं समझ में आया था, तो उसको एक बार रिविजिट आप कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको यूटिलाइज करो। आपका बहुत कम समय में और बहुत जल्दी सिलेबस जो है वो कंप्लीट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो मेनली अपना टारगेट भी वही है कि भाई सिलेबस अपने को जल्द से जल्द खत्म करना है, सो दैट एंड में हमें टाइम मिले फॉर मॉक टेस्ट एंड रिविजन। ठीक है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से जो जो चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं उसका वन शॉट देख लो। अगर किया भी हुआ ना तो भी आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यस, तो डेफिनेटली आप एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट है और सारे एक एक चैप्टर हमने एकदम डिटेल में कवर अप किया हुआ है। तो डेफिनेटली मतलब वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट जहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक बार मान लो आपने लेक्चर खत्म कर लिया। लेक्चर खत्म करने के बाद क्या करना होता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है ना, बेस्ट दैट इज नथिंग बट PYQs। क्योंकि आजकल तो PYQs इतने सारे मल्टीपल शिफ्ट्स हो गए आपके, और जब से मल्टीपल शिफ्ट हुआ है ना इतने सारे PYQs आ गए हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि यार PYQ सारे के सारे रिपीट करते हैं। जेई मेंस में तो पर्टिकुलरली एज इट इज क्वेश्चन ही रिपीट कर जाता है। जो क्वेश्चन 23 में आया था वही 25 में आ जाता है। हो सकता है जो 24 में आया वो 26 में आ जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लेवल पे, इवन क्वेश्चन लेवल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आपको PYQs तो करने ही करने चाहिए। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने करने चाहिए, क्योंकि अभी टाइम तो ज़्यादा है नहीं, कहीं ना कहीं टाइम को भी मैनेज करना है और सारे सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मिनिमम 3 साल के PYQ आपको कंप्लीट करने चाहिए। आप जैसे 23, 24, 25 के कर लो, 3 साल के करोगे ना तो उसमें सारी वेराइटी भी कवर हो जाती है ना। हो सकता है कि 25 में जो सवाल आया वो 24 में ना आया हो, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हो। तो इसीलिए आप वेराइटी भी आपकी मैनेज हो जाएगी, प्लस आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। और 3 साल के मिला के अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 90 to 100 क्वेश्चंस बनते हैं पर चैप्टर। तो उतने क्वेश्चन इनफ होते हैं पर चैप्टर। आप अगर 90 to 100 क्वेश्चंस कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लेक्चर को ख़त्म करने में ही कम से कम 6, 7, 8 घंटे लग जाते हैं। मतलब एक दिन तो पूरा ही निकल जाता है। उसके बाद आपको कम से कम 100 PYQ भी प्रैक्टिस करने हैं, वो भी जेई मेंस के एडवांस के जो है वो अलग है, राइट। तो डेफिनेटली आपको मिनिमम मेरे हिसाब से 3 साल के PYQ कर लेने चाहिए। अगर आपने 3 साल के PYQ कर लिया ना, इसमें बस एक गलती बच्चे ये करते हैं कि हम कर तो सारा लेते हैं लेकिन आता हमें कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर रहे हो, जो भी PYQ आप कर रहे हो, उसको इन डेप्थ करने की कोशिश करो। आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। बहुत ज़्यादा PYQ हमने कर लिए लेकिन जब सेम टाइप के PYQ वापस आ रहे तो हमसे कुछ नहीं बन रहा है, तो ये सब बेकार है। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ में नहीं आया है। आपको सबसे पहले तो जो जेई ब्रीफ के लेक्चर्स है ना उसको देखना स्टार्ट करो। आप वहां पे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन एज इट इज करके दिखाया है। तो एक बार तो टीचर के साथ कर लो, और एक बार जब आप खुद से करोगे तो यहाँ पे आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टीचर नहीं आएगा। एग्जाम में तो खुद ही लड़ाई करनी है, जो भी करना है हमें खुद के दम पे ही करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो एप्लीकेशन पार्ट है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि यार कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे फिट करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की भी आदत होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि एग्जाम में जाके कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, कैलकुलेशन करके आंसर एक भी नहीं आ रहा है। फाइनल आंसर में सब गड़बड़ आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग जा रहा है। तो उसकी प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। तो पिछले 3 साल के PYQ आप करो। पर चैप्टर आपको मिनिमम 90 to 100, अब मान लो कोई छोटा चैप्टर है जिसमें कम PYQ है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट हाँ जो मेजर बड़े चैप्टर्स है उसमें एटलीस्ट मिनिमम 100 क्वेश्चंस तो आपको करने चाहिए। ठीक है, अच्छा PYQ कहाँ से कर सकते हैं, ये डाउट भी होता है कि सर मेरे तो क्वेश्चन बन नहीं रहे। आपने तो बोल दिया 3 साल के PYQ करने हैं, मैं लेके बैठ गया, अब किताब खोली, वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, मेरे से तो नहीं बन रहे PYQ। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और बन रहा है तो बहुत कम बन रहा है कि 100 में से 20 बन रहा है या 30 बन रहा है, या बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा है ना। टाइम का भी एक प्रॉब्लम आता है कि सर मेरे तो 10 क्वेश्चन ही बनते हैं 1 घंटे में। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये सब प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए आई विल रिकमेंड कि यार सबसे पहले तो आप PDF डाउनलोड करो। PYQ है ना, बहुत सारी किताबें भी आती है PYQ के लिए, तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारी किताबें हैं, आप या तो किताब खरीद सकते हो या ऐप पे जाके भी आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप
PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप वोरा क्लासेस की वेबसाइट पे जाओगे या ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे हमने क्या किया है कि एक एक साल के, जैसे 2023 से हमने स्टार्ट किया है, 23, 24, 25, है ना, ये पिछले 3 साल के जो PYQ है वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो पहले तो आप PDF डाउनलोड करो और खुद से सॉल्व करो। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें आपके खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप खुद से कर लो और बस उस चैप्टर को ख़त्म करो। लेकिन अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें मेरे खुद से सवाल नहीं बन रहे तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी है। आप यहाँ पे टॉप PYQs भी टारगेट कर सकते हो। लेट्स से कि मेरे पास सारे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, तो जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वाले, जो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ये वाला प्लेलिस्ट है। अगर आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं तो वो आपको, इसमें 17 वीडियो है टोटल। ये पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें इतने सारे वीडियोज़ है और सारे वीडियो 8-8, 9-9 घंटे के है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो वीडियो सॉल्यूशन का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जब तक आप देखोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। भाई जब तक हम टीचर को नहीं देखते ना कि यार ये कैसे कर रहा है, तो हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारे इंसान क्या है, बंदर ही है। हम देख देख के ही सीखते हैं ना, कि इसने कैसे कर दिया तो वैसे ही मैं भी करूँगा, राइट। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तो वो सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप टीचर को सॉल्व करते हुए देखोगे। तो कुछ क्वेश्चन आप देख लो, सारे मत देखो भले ही, कुछ क्वेश्चन आप देख लो, कुछ आप खुद से करने की कोशिश करो, राइट। और अल्टीमेटली तो टारगेट यही है कि यार कम, अगर मैंने 25 क्वेश्चन उठा लिया तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन मेरे खुद से बनने चाहिए। देखो सारे तो नहीं बनेंगे, लेट्स बी प्रैक्टिकल, क्योंकि मैथ्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं आजकल। एंड हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में हो सकता है कि आपके फिर भी थोड़े ज़्यादा बनेंगे, बट आपको एक रियल टारगेट सेट करना चाहिए कि यार इफ़ आई टेक 25 PYQs एट वन प्लेस और उसको सॉल्व करना मैं स्टार्ट करता हूँ तो कम से कम आपके 50% क्वेश्चन तो बनने चाहिए। देन यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज आपको वीडियो सॉल्यूशन देख के पहले सीखना चाहिए कि यार इसको किया कैसे जा रहा है, या इसमें मोस्ट रिपीटेड PYQ कौन सा है ना। चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट करता ही करता है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें, क्योंकि टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया है कि भाई कौन सा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिसमें कम क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की बात करें तो न्यूटन सम हो गया, है ना, बहुत सारे, मतलब लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन तो खैर डिलीट हो गया, बट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स हो गया। तो बहुत सारे टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपके रेगुलर बेसिस पे रिपीट करते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी 1 पे कर लो कि भाई इनको तो करना ही करना। जैसे फंक्शन में डोमेन रेंज के सवाल आते हैं, तो ये तो आते ही है ना, इट इज़ अ नो ब्रेनर कि भाई आएगा ही आएगा, आगे चल के भी आएगा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना चाहिए। तो उसके लिए आप डेफिनेटली सबसे पहले तो PDF डाउनलोड कर लो, नीचे है, और पहले तो खुद से सॉल्व करो। नहीं बनता है तो डेफिनेटली आपको वीडियो सॉल्यूशन देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, ये सब हमने कर लिया, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, JEE मेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो PYQ के अलावा क्या करना चाहिए, क्या हमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करना चाहिए क्या। तो आई वुड रिकमेंड कि यार जितना टाइम आपके पास बचा है ना, अगर आप बहुत, मान लो 5 महीने पहले मिले होते तो शायद मैं बोलता कि हाँ यार आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन अभी जितना टाइम बचा है ना, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी किताब या कोई भी मटेरियल सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि JEE मेंस के लिए तो आपने अगर पिछले 3 साल के PYQ ढंग से कर लिए तो उसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको उन 20% पे तो फोकस करना ही नहीं चाहिए जो हमसे नहीं होने वाला है। आपको तो उस 80% पे फोकस करना चाहिए ना, जो कि आसान है, जिसको मैं कर सकता हूं और जिससे मैं अपना स्कोर बना सकता हूं। भाई जहां से कुछ होना ही नहीं है उस पर क्यों आप मत्था मार रहे हो। भाई दीवार में मत्था मारने से कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है राइट। तो अल्टीमेटली आप पहले तो आसान वाली चीज़ों को तो कवर अप कर लो, राइट। तो PYQ के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी करना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो और आपका टारगेट है कि नहीं सर मुझे तो अल्टीमेट टारगेट, इफ़ योर अल्टीमेट टारगेट इज JEE एडवांस, तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट JEE एडवांस के PYQs कर लेने चाहिए, है ना। JEE एडवांस के PYQs क्योंकि कभी ना कभी तो आपको करना ही है। तो आप JEE एडवांस के PYQ का टारगेट ले लो कि मुझे ये JEE एडवांस के जो PYQ है ना, वो आप जनवरी से पहले ख़त्म कर लो। क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा ना, मान लो कि आपकी जनवरी में एक डिसेंट परसेंटाइल आ गई, 97, 98, 99 टाइप का कुछ आ गया, और आपने JEE एडवांस के भी PYQ खत्म कर रखे हैं। अब जनवरी के बाद आप एडवांस के नए क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। नहीं तो होता ये है कि जनवरी के बाद आप JEE एडवांस के PYQ करोगे। भाई जनवरी के बाद करना है तो अभी कर लो ना। तो एडवांस का अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करना है तो जनवरी से पहले PYQ खत्म कर लो। टेक इट एज अ टारगेट
कि भाई सारे चैप्टर्स तो क्योंकि आप एनीवेज पढ़ ही रहे हो, जेई मेंस के लिए सब कुछ ही पढ़ना है, अलजेब्रा भी पढ़ना है, कैलकुलस भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी सब पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है, फिजिकल पढ़ना है। तो आप साथ साथ जो भी चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो ना, उसके जेई एडवांस के पीवाईक्यू कम से कम लगा लो, क्योंकि एडवांस के पीवाईक्यू लगाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप एक चैप्टर के भी एडवांस के पीवाईक्यू लगाने बैठ गए तो कम से कम नहीं तो आपको 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे मिनिमम, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन भी बड़े बड़े होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने वो IIT एक्सप्रेस वाली सीरीज़ देखी है कि नहीं? IIT एक्सप्रेस भी एक सीरीज़ है जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे हम एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एडवांस प्योर जेई एडवांस की सीरीज़ है जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो डेफिनेटली आप अगर एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो आई एम डेफिनेटली मतलब आई वुड रिकमेंड कि आपको IIT एक्सप्रेस वाली जो सीरीज़ है उसको चेकआउट करना चाहिए। और हर चैप्टर के बाद उसका जो IIT, जैसे आपने बाइनोमियल खत्म कर लिया तो आप बाइनोमियल का IIT एक्सप्रेस भी साथ साथ खत्म करो चैप्टर खत्म करने के बाद, ठीक है? तो इतना आप जनवरी से पहले पहले निपटा लो। जनवरी के बाद मैं आपको नए क्वेश्चन दे दूंगा जहां पे आपको है ना थोड़ा और दिमाग लगाने का मौका मिलेगा, राइट? क्योंकि एडवांस में तो नए क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। बट पहले एटलीस्ट जो प्री रिक्विजिट है उतना खत्म कर लो, क्योंकि ये तो एनीवेज करना ही है, आज नहीं तो कल करोगे, तो बेटर है कि अभी कर लो, है ना? इससे आपका जेई मेन का प्रिपरेशन भी मैनेज हो जाएगा और एडवांस के पीवाईक्यूज भी खत्म हो जाएंगे। और ये अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि अभी आप चैप्टर पढ़ भी रहे हो और अगर आपने चैप्टर एडवांस लेवल पे पढ़ा होगा तो आपके एडवांस के पीवाईक्यू बनने भी चाहिए। अगर आपके एडवांस के पीवाईक्यू नहीं बन रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो टीचर है या जो मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, है ना, वो एडवांस लेवल पे तो नहीं पढ़ रहे हो फिर, क्योंकि एडवांस के पीवाईक्यू बनने चाहिए, सिंपल एज दैट। तो अभी आप कम से कम एडवांस के जो पीवाईक्यू है ना, इसको टारगेट करो और ये जनवरी से पहले पहले आप ख़त्म करो। और इनफैक्ट आप कमेंट करके लिख ही देना कि भाई मैं इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि एक बार कमेंट करते हैं तभी ख़त्म होता है, एक बार टारगेट सेट करते हैं तभी होता है, नहीं तो होता ही नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है? तो ये आपको एज अ टारगेट लेना है और इसको ख़त्म करना है। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली आपके पास IIT एक्सप्रेस वाली जो सीरीज़ है उसको आप यूटिलाइज करो, ठीक है? अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा है सर बैकलॉग। आप तो आगे आगे का बात कर रहे हो, हमारा तो पीछे वाला ही छूटा हुआ है। तो भाई अगर आपका बैकलॉग है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कम से कम 2 घंटे डेली बेसिस पे अलग से निकालने पड़ेंगे। जैसे आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप 12 घंटे करो, आप 12 घंटे कर रहे हो, आप 14 घंटे करो, तो आपको कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी बच्चे आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी, हम ऑलरेडी पीछे है, तो कहीं ना कहीं हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। तो आपको डेली बेसिस पे 2 घंटे निकालने चाहिए। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालो, 1 घंटा 2 घंटा। और कहीं ना कहीं देखो टाइम होता है, आप ये मत बोला करो कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारा तो पता नहीं इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। तो टाइम कहीं ना कहीं होता है। सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को लेट सो जाओ, दोपहर को मत सो, बहुत सारी चीज़ों में आपको छोटा छोटा करके ना टाइम मिल जाएगा। आप जब मान लो कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ पढ़ लिया, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का NCERT पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं यार टाइम होता है, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको अपने शेड्यूल में कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। और हर दिन अगर 2-2 घंटे निकाल लिया ना, तो आपका धीरे धीरे करते हुए सारा का सारा बैकलॉग जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और बैकलॉग अगर किसी चैप्टर का हो गया ना, तो उसको थोड़ा सा स्मार्टली खत्म करने की कोशिश करो। ये नहीं कि फिर से उसी चैप्टर को बहुत एकदम डिटेल में पढ़ने बैठ गए कि बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रहा है, तो चुपचाप उसका 1 शॉट देखो और चुपचाप उसके PYQ करो, और कुछ करने का आपके पास समय नहीं है, ठीक है? तो डेफिनेटली आप तुरंत 1 शॉट निकालो, तुरंत उसको देखो, तुरंत खत्म करो और उसके PYQ बनाओ। PYQ अगर 100 PYQ बना लिया ना तो चैप्टर खत्म हो गया वो, उसके बाद उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे बच्चे भी है जो 250, 300, 400 क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल उनसे फिर भी नहीं बन रहे। तो इतना क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, आप क्वालिटी पे फोकस करो कि यार एक अच्छे से कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, 100 PYQ कर लिए क्वालिटी के साथ, देन डेफिनेटली आपका चैप्टर खत्म हो गया है। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी आगे छुट्टियां भी आएगी, दिवाली का ब्रेक आएगा, वहाँ पे आप बैकलॉग कवर अप कर सकते हो, है ना? तो धीरे धीरे ये टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के ये जो बैकलॉग वाले चैप्टर्स है वो भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन बैकलॉग के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि जो अभी ऑन गोइंग चीज़ें हैं वही आपने छोड़ दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑन गोइंग चीज़ें तो चलता ही रहेगा। अब जैसे स्पेशली जो 12th वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको डेफिनेटली अपना जो बैकलॉग है वो पैरेलली ही मैनेज करना पड़ेगा, साथ साथ बाकी चीज़ें तो चलती ही रहेगी,
ठीक है, अब बात करते हैं रिवीजन और मॉक टेस्ट की। तो डेफिनेटली आपका नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। एक बार नवंबर एंड में सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, मॉक टेस्ट देने का। रिवीजन कैसे करना है, जो भी क्वेश्चंस आपने पहली बार में करे थे और नहीं बने थे उसको भाई साहब टिक मार्क कर लो। पहली बार इतनी मेहनत करी है ना, 100-150 PYQ आपने करे हैं, अब वही दोबारा नहीं करने होते रिवीजन में। आप टिक मार्क कर लो ना कि ये सवाल मेरे से नहीं बने थे, जो सवाल नहीं बने थे उन्हीं को दोबारा बना लो, उसी को बोलते रिवीजन। और एक आप कर लो रिवर्स टेक्निक कि आप साथ साथ मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, क्योंकि नवंबर से आपके ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। जो अपनी वर्ड्स की टेस्ट सीरीज है उसमें भी स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी दुनिया भर में भी स्टार्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो नवंबर से आपके मॉक्स भी चालू हो जाएंगे, फुल सिलेबस के टेस्ट आपके चालू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप टेस्ट दो और टेस्ट से आप एनालाइज करो कि कौन से आपके वीक चैप्टर्स है, और जो जो वीक चैप्टर्स है उनको आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। तो पूरा लूप हो जाएगा कि सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट देना है, आपकी जो गलतियां है उसको पहचानना है, और जो भी गलतियां है उस पर काम करो। फिर से मॉक टेस्ट दो, फिर से गलतियां पहचानो और फिर से उस पर काम करो। तो डेफिनेटली आपको मॉक से बहुत सारा फायदा मिलेगा कि भाई रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया ना, कि पहले हम पहचानेंगे कि भाई कमी कहाँ पे, और जो भी कमी है उसको आप इंप्रूव कर लो, उसका एक वन शॉट देख लो या उसको उसके नोट्स रिवाइज कर लो। बार बार भी आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके नोट्स बने हुए नोट्स को रिवाइज कर लो और शॉर्ट नोट्स बना लिया करो आप। हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास स्टार्टिंग से ही होगा ना तो रिवाइज करने में बहुत इजी हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, चाहे मैथ्स हो तो फॉर्मूला लिस्ट बना लो, फिजिक्स में फॉर्मूला लिस्ट बना लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उसमें, इंपॉर्टेंट जो भी मतलब जैसे PYQ सॉल्व करते करते भी कुछ नई बात पता लग गई आपको तो वो भी उसमें डाल दो। शॉर्ट नोट्स में काम की चीज़ आप सारी डाल सकते हो, जो भी मेथड्स है जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आंसर है ना, तो सारे मेथड्स आप उसमें लिख लो, टेक्निक्स आप उसमें लिख लो, फॉर्मूलाज आप उसमें लिख लो। जो चीज़ें स्पेशली आप भूल जाते हो उसको लिखना होता है। ये नहीं कि डेफिनेशन लिखने बैठ गए कि भाई है ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेट, पता नहीं क्या लिख रहे हो यार शॉर्ट नोट्स में। ये डेफिनेशन नहीं लिखना होता है। जो चीज़ें आपको याद नहीं रह पा रही है उसी को तो बार बार आप देखोगे ना, और देख देख के वो आपको याद हो जाएगा, उसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। तो जो चीज़ें पर्टिकुलरली आपको याद नहीं हो रही है ना उसको डालना होता है शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, और आप मॉक्स देना चालू कर दोगे। नवंबर से आपके फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। हाँ, नवंबर से पहले अगर आप देना चाहते हो चैप्टर टेस्ट दे सकते हो, चैप्टर टेस्ट दे सकते हो, या हो सकता है पार्ट टेस्ट चल रहे होंगे आपके इंस्टीट्यूट में भी चल रहे होंगे और बोर्ड्स की टेस्ट सीरीज में भी है। तो पार्ट टेस्ट का अपना कॉन्सेप्ट है, वो आप कुछ सिलेबस प्रिपेयर जो आपका हो गया उसका टेस्ट दे दो, चैप्टर टेस्ट आप दे सकते हो, है ना। इसके अलावा यूनिट टेस्ट आप दे सकते हो, यूनिट वाइज की मैकेनिक्स हो गया मेरा, अलजेब्रा हो गया मेरा। ठीक है, तो यूनिट वाइज आप यहाँ पे टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो अभी, और जैसे ही फिर आपका नवंबर दिसंबर आएगा तो आपके फुल सिलेबस वाले जो टेस्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। यस, तो कहाँ से देने हैं मॉक टेस्ट? तो डेफिनेटली अगेन मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, बट अगेन जो वर्ड्स की टेस्ट सीरीज है मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने ट्रस्ट किया था। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, है ना, लास्ट ईयर के जितने भी वीडियोस है उसको भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट कम्युनिटी पोस्टिंग पे आप रिजल्ट भी देख सकते हो कि बहुत सारे 99 परसेंटाइल्स उन्होंने भी फॉलो किया था। एंड डेफिनेटली मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। 6 आपके पार्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट, फुल सिलेबस के टेस्ट। फुल सिलेबस के जो टेस्ट होते हैं उसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है, तो कहीं ना कहीं आपको कैसे क्वेश्चन करना है, टाइम लिमिट, है ना, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सभी तो सीखना पड़ेगा ना। मॉक टेस्ट का मेजर काम क्या होता है कि भाई अब मैंने सब पढ़ तो लिया ही है, कहीं ना कहीं मुझे इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट इज द मेन थिंग। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज खरीद लिया उसके बाद इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा, वही 150 पे स्टक है। भाई 150 पे स्टक है तो फिर काहे का, फिर मजा ही क्या आएगा आपको। तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना, और इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप उसका सॉल्यूशन सीखोगे कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या हम कहाँ अटक रहे, और गाड़ी क्यों अटक रही है, ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली आप बोर्ड्स की जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। फॉर नाउ यू कैन स्टार्ट विथ यूनिट टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, है ना। एंड में जाके आपके फुल सिलेबस के जो टेस्ट है वो भी आएंगे। ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली आप ये सारे के सारे टेस्ट लैपटॉप पे भी दे सकते हो, मोबाइल पे भी दे सकते हो, पूरा NTA इंटरफेस रहता है, वो सारी चीज़ें डिटेल्ड एनालिसिस आता है। हर एक टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि भाई व्हाट इज़ द परसेंटाइल, आपकी रैंक क्या बन रही है ना। अब सेक्शन वाइज एनालिसिस आता है, सब्जेक्ट वाइज आता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, चैप्टर बाय चैप्टर भी पता चलता है कि यार कौन कौन से चैप्टर के सवाल आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको
इसमें मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप डेफिनेटली अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में, है ना, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार जेई 2026 के लिए एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अभी के लिए जो व्हाट्सएप चैनल है वोरा क्लासेस का, उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी आगे जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो का सिंपल सा एजेंडा था कि आपको सारी की सारी चीज़ें आई होप कि अब समझ में आ गया होगा, थोड़ी क्लैरिटी आ गई कि भाई क्या करना है जीवन में, अगले जो 5 महीने हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब से बस आप लग जाओ, है ना। कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि भाई आपने अपना जो ये जो 150 डेज प्लानर है वो बना लिया कि नहीं, है ना। प्रॉपर बना लो पहले तो, कि भाई इतने दिन में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, तो प्रॉपर आप वीक वाइज बना लो। और एक बार बना लिया ना, उसमें आपको कुछ नहीं, चैप्टर ही तो डालने हैं कि इतने चैप्टर करने हैं, इतने चैप्टर करने हैं, इतने चैप्टर करने हैं, और वो फिर होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका फिर से बैकलॉग बनता जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ सुपर क्रिटिकल कि आप एक प्लानर बना के उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।